अगर किसी को ये समझना हो कि भारत की असली दौलत या उसकी राष्ट्रीय सुरक्षा और भविष्य कौन तय करता है, तो देश के बड़े बड़े महानगरों की तरफ देखने से काम नहीं चलेगा। बिल्कुल नहीं, इसके लिए तो कहीं और ही देखना पड़ेगा। हाँ, इसके लिए उन संकरी, जमी हुई और खतरनाक दरारों की तरफ देखना होगा जो पहाड़ों में हजारों फीट की ऊंचाई पर छिपी हुई हैं। तो आज की इस विस्तृत चर्चा में हम इसी विषय की गहराई में जाएंगे और इसे अच्छी तरह समझेंगे भी। बिल्कुल। हम अक्सर पहाड़ों को ना एक विशाल और अभेद दीवार की तरह देखते हैं, मतलब एक ऐसा प्राकृतिक फुल स्टॉप जहां पहुंचकर लगता है कि बस दुनिया यहीं खत्म हो गई। हाँ, वो एक बैरियर की तरह लगते हैं। सही कहा। लेकिन आज के इस डीप डाइव का विषय वो जगह है जहां ये दीवारें टूटती हैं, जिन्हें हम दर्रे या माउंटेन पासेस कहते हैं। उत्तर के बर्फीले हिमालय से लेकर दक्षिण भारत के पश्चिमी घाटों तक फैले हुए दर्रे। हाँ, और ये दर्रे सिर्फ भूगोल का हिस्सा नहीं है, बल्कि ये वो दरवाजे हैं जिन्होंने सदियों से इस देश की किस्मत लिखी है। और इन दरवाजों को समझना इसलिए भी बहुत दिलचस्प हो जाता है क्योंकि ये सिर्फ नक्शा पर खींची गई कुछ रेखाएं या रास्ते नहीं है। तो फिर ये क्या है? देखिए, अगर हम इतिहास, अर्थशास्त्र और भू राजनीति यानी जियोपॉलिटिक्स का चश्मा लगाकर देखें तो ये दर्रे वो बिसात हैं जिस पर सदियों से साम्राज्यों का खेल खेला जा रहा है। मतलब एक तरह से गेम चेंजर्स। बिल्कुल। कोई शहर आबाद होगा या नहीं, कोई विशाल सेना अपना रसद कैसे पहुंचाएगी, या फिर करोड़ों डॉलर का व्यापार किस दिशा में मुड़ेगा, ये सब इस बात पर निर्भर करता है कि इन दर्रों पर कंट्रोल किसका है। अच्छा, तो आज हम यही डिकोड करेंगे कि ये संकरे रास्ते असल में काम कैसे करते हैं। हाँ, यही हमारा मिशन है आज। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे उत्तर की तरफ चलते हैं, जहां स्थितियां सबसे ज्यादा एक्सट्रीम होती हैं। जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश का वो इलाका जहां ऊंचाई और मौसम दोनों ही इंसान के धैर्य का कड़ा इम्तिहान लेते हैं। बिल्कुल। मतलब जब हम इन ऊंचाइयों के आंकड़े देखते हैं ना, तो दिमाग सुन्न हो जाता है। उदाहरण के लिए खारदुंगला को ही ले लीजिए। हाँ, खारदुंगला एक बेहतरीन उदाहरण है। 53-59 मीटर्स की ऊंचाई। मतलब ये कोई आम सड़क नहीं है, ये तो एक एक्सट्रीम वेदर हाईवे है जो सीधा दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन की तरफ जाता है। सही बात है। मुझे बस एक बात समझ नहीं आती, इतनी ऊंचाई पर जहां हवा में ऑक्सीजन इतनी कम है कि इंसान का दिमाग सही से काम नहीं करता, वहां सड़क बनाना और उसे चालू रखना, ये कोई कैसे कर लेता है? ये सच में हैरान करने वाला है ना? ये तो सीधा सीधा प्रकृति के नियमों से खिलवाड़ लगता है मुझे। देखिए, ये प्रकृति से खिलवाड़ नहीं है, बल्कि ये अस्तित्व की लड़ाई है। खारदुंगला जैसे दर्रे महज कुछ पत्थरों को काटकर बनाए गए रास्ते नहीं है। तो और क्या है? इतनी ऊंचाई पर जब तापमान -40 डिग्री तक गिर जाता है ना, तो वहां सड़क का डामर भी जमकर चटकने लगता है। बाप रे, -40! हाँ, और सिर्फ डामर ही नहीं, गाड़ियों के इंजन में मौजूद तेल भी पत्थर की तरह जम जाता है। लेकिन फिर भी वहां आवाजाही बनाए रखनी पड़ती है। ऐसा क्यों? मतलब सर्दियों में बंद क्यों नहीं कर देते? क्योंकि अगर खारदुंगला बंद हो गया तो सियाचिन ग्लेशियर पर तैनात सैनिकों तक खाना, गोला बारूद और मेडिकल सप्लाई पहुंचने का जमीनी रास्ता पूरी तरह कट जाएगा। ओहो, मतलब वो पूरी तरह से आइसोलेट हो जाएंगे। बिल्कुल। वहां सड़क बनाए रखना केवल एक इंजीनियरिंग का काम नहीं है, ये एक पूरा लॉजिस्टिक चमत्कार है जिसे हमारी सेना रोज अंजाम देती है। लॉजिस्टिक चमत्कार से याद आया, जोजिला दर्रे के बारे में जो जानकारी हमारी सोर्स मटेरियल में है, वो तो और भी ज्यादा हैरान करने वाली है। हाँ, जोजिला का केस काफी अलग है। 3528 मीटर की ऊंचाई पर स्थित ये दर्रा श्रीनगर को लेह से जोड़ता है, और कहा जाता है कि सर्दियों में ये दर्रा पूरी तरह बंद हो जाता है। एकदम सही। सुनने में ये एक बहुत ही आम सी बात लगती है ना, कि बर्फ गिरी और रास्ता बंद हो गया। बिल्कुल। लेकिन अगर हम इसके असली प्रभाव के बारे में सोचें तो ये रोंगटे खड़े कर देने वाला है। बिल्कुल, इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा होता है। मतलब एक पूरा का पूरा शहर और वहां मौजूद हजारों सैनिक 6 महीने के लिए देश के बाकी हिस्सों से सड़क मार्ग से पूरी तरह कट जाते हैं। हाँ, और यहीं पर विंटर स्टॉकिंग यानी सर्दियों के लिए भंडारण का असली मैकेनिज्म काम आता है। जरा इसकी कल्पना कीजिए। कैसी कल्पना? ये कोई आपके घर की पेंट्री में महीने भर का राशन भरने जैसा काम नहीं है। लेह और लद्दाख को जिंदा रखने के लिए सेना और प्रशासन को एक बहुत बड़ा अभियान चलाना पड़ता है। मतलब बहुत भारी मात्रा में सामान। हाँ, हम यहाँ लाखों लीटर मिट्टी के तेल, हजारों टन दाल, चावल और दवाइयों की बात कर रहे हैं। बाप रे,
इतना सारा सामान, और इन सबको गर्मियों के उन कुछ महीनों में जोजिला दर्रे के उस संकरे और खतरनाक रास्ते से ट्रकों में भर भर कर ऊपर पहुंचाना होता है। ये एक रेस है जो पहली बर्फबारी से पहले हर हाल में जीतनी होती है। और अगर कोई हार गया तो, मतलब अगर समय पर नहीं पहुंच पाए तो? अगर अक्टूबर के महीने में बर्फबारी के कारण कोई ट्रक जोजिला में फंस गया ना, तो समझ लीजिए वो अप्रैल या मई तक वहीं बर्फ में खड़ा रहेगा। उफ, मतलब सर्दियों में वहां की पूरी जीवन शैली और अर्थव्यवस्था एक तरह से पॉज मोड में चली जाती है। बिल्कुल, सब कुछ जम जाता है। और लद्दाख में ही चांगला दर्रा भी तो है जो पांगोंग झील की तरफ जाता है, और वहां की ठंड तो शायद और भी जमा देने वाली होती है। हाँ, चांगला का मौसम भी बहुत एक्सट्रीम होता है। तो ये तो हुई एक्सट्रीम सर्वाइवल और सेना की बात। लेकिन रुको, जब हम हिमाचल प्रदेश के दर्रों की बात करते हैं, जैसे कि रोहतांग दर्रा, बारालाचाला और कुंजुम दर्रा, तो वहां एक और नाम आता है, शिपकीला। शिपकीला, हाँ, ये बहुत ऐतिहासिक है। कहा जाता है कि इसी दर्रे से होकर सतलुज नदी भारत में प्रवेश करती है, और ये चीन से व्यापार का एक प्राचीन मार्ग भी है। पर मुझे एक बात बहुत खटकती है यहाँ पे। क्या बात? अगर शिपकीला इतनी ऊंचाई पर है और इतना खतरनाक है, तो पुराने जमाने के व्यापारियों ने इतनी जहमत ही क्यों उठाई? मतलब अपना माल जहाजों में भरकर समंदर के रास्ते क्यों नहीं गए? ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है ना? ये पहाड़ों के बीच से जाना तो मुझे सीधा सीधा सुसाइड मिशन जैसा लगता है। देखिए, आज हमें लगता है कि समंदर का रास्ता आसान रहा होगा, लेकिन प्राचीन काल में ऐसा बिल्कुल नहीं था। अच्छा, क्यों? समंदर के रास्ते महीनों लगते थे। हाँ। तूफानों का बहुत बड़ा खतरा था, और सबसे बड़ी बात, समुद्री लुटेरों का खौफ हमेशा रहता था। ओह, पायरेट्स। ये तो मैंने सोचा ही नहीं। बिल्कुल। इसके विपरीत पहाड़ भले ही खतरनाक थे, लेकिन एक सीधा और अनुमानित रास्ता देते थे। और इसमें सबसे बड़ा रोल असल में नदियों का है। नदियों का? हाँ। वो कैसे? नदियां असल में प्रकृति की सबसे पहली और सबसे महान इंजीनियर होती हैं। सतलुज जैसी नदी ने लाखों सालों में पहाड़ों के सीने को काट कर एक घाटी, एक रास्ता तैयार कर दिया। अच्छा, तो इंसान ने खुद कोई रास्ता नहीं खोजा, वो बस नदी के बनाए रास्ते के पीछे पीछे चलने लगा। एकदम सही पकड़े आप। जब किसी व्यापारी को विशाल पहाड़ों के पार जाना होता था, तो वो जानता था कि अगर वो नदी के किनारे किनारे चलेगा तो उसे पानी भी मिलेगा और चढ़ाई की ढलान भी सबसे कम मिलेगी। क्या बात है, ये तो सच में कमाल है। शिपकीला इसी प्राकृतिक इंजीनियरिंग का नतीजा है। नदी ने चट्टानों को काटा और इंसानों ने उस कटान को अपना हाईवे बना दिया। ये सच में एक आहा मोमेंट है। मतलब नदियां प्रकृति के जीपीएस की तरह काम कर रही थी। बिल्कुल, प्राकृतिक जीपीएस। चलिए, अब इन बर्फीले और सेना के लिए महत्वपूर्ण रास्तों से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब हम उत्तराखंड और सिक्किम के दर्रों की तरफ चलते हैं। ये हिस्सा भी बहुत दिलचस्प है। हाँ, क्योंकि आमतौर पर सीमाओं का काम देशों को बांटना होता है। सरहद का मतलब ही है तुम वहां, हम यहाँ। सही बात है, बॉर्डर का तो यही मतलब होता है। लेकिन जब मैं उत्तराखंड के लिपुलेख दर्रे या सिक्किम के नाथुला को देखती हूँ, तो लगता है कि ये सीमाएं बांटने वाली नहीं, बल्कि जोड़ने वाले ऐतिहासिक पुल रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि जब ये दर्रे सक्रिय हुए थे ना, तब आज की तरह कोई सख्त राजनीतिक सीमाएं या पासपोर्ट वीजा वाला सिस्टम नहीं था। हाँ, तब तो सब खुला ही था। तब भूगोल ही तय करता था कि अर्थव्यवस्था और संस्कृति कैसे फैलेगी। लिपुलेख दर्रे को ही देखिए, ये एक बहुत ही अनोखी जगह है। क्यों? इसमें क्या अनोखा है? ये भारत, नेपाल और चीन के बीच का एक ट्राई जंक्शन है, और उससे भी बड़ी बात, सदियों से यह पवित्र कैलाश मानसरोवर यात्रा का मुख्य मार्ग रहा है। अरे वाह, ट्राई जंक्शन और तीर्थ यात्रा दोनों। हाँ, और इसी तरह उत्तराखंड में ही माना दर्रा है जो बद्रीनाथ के पास है, और नीति दर्रा है। ये सब प्राचीन काल से ही तिब्बत के साथ व्यापार और तीर्थ यात्रा के अहम गलियारे रहे हैं। तीर्थ यात्रा और व्यापार का ये संगम बहुत दिलचस्प है। और जब हम सिक्किम के नाथुला और जेलेपला की बात करते हैं, तो सीधे सिल्क रूट या रेशम मार्ग का नाम आता है। बिल्कुल, सिल्क रूट का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा। अब देखिए, सिल्क रूट सुनते ही मेरे दिमाग में तो मसालों, रेशम के थान और ऊंटों के कारवां की तस्वीर उभर आती है। ज्यादातर लोगों के दिमाग में यही आता है। लेकिन ये दर्रे तो इतनी ऊंचाई पर है, वहां ऊंट कैसे जाते होंगे? दरअसल ऊंचाई ही तो वो चीज है जिसने इस व्यापार के तरीके को गढ़ा। मतलब? वहां ऊंट नहीं बल्कि खच्चर, याक और ऐसे जानवर इस्तेमाल होते थे जो कम ऑक्सीजन और बर्फीले रास्तों पर आसानी से चल सके। अच्छा, याक का इस्तेमाल होता था। हाँ, और नाथुला और जेलेपला के रास्ते जो व्यापार होता था, उसने वहां एक पूरी की पूरी माइक्रो इकोनॉमी खड़ी कर दी थी। माइक्रो इकोनॉमी, वो कैसे?
रास्ते में पड़ने वाले जो छोटे गांव थे वो सराय बन गए थे जहां व्यापारी रुकते थे। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जब एक व्यापारी इन दर्रों को पार करता था तो वो अपने थैले में सिर्फ रेशम या मसाले नहीं ले जाता था। तो और क्या ले जाता था? वो अपनी भाषा, अपनी कहानियां, अपनी कला और अपने धर्म को भी साथ ले जाता था। अरे वाह! क्या आपको पता है कि बौद्ध धर्म का भारत से तिब्बत और चीन तक पहुंचना इन्हीं दर्रों की वजह से मुमकिन हो पाया? सच में? ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। हाँ, ये दर्रे एक तरह से प्राचीन दुनिया के इंटरनेट केबल थे, जहां से सूचनाओं और विचारों का लगातार आदान प्रदान होता था। ये बहुत ही खूबसूरत एनालॉजी है। पहाड़ों के दर्रे प्राचीन दुनिया के इंटरनेट केबल, है ना? हाँ। अब इसी इंटरनेट केबल को पकड़ते हुए हम हिमालय की श्रृंखला के साथ साथ थोड़ा और पूर्व की ओर चलते हैं। नॉर्थ ईस्ट, खासकर अरुणाचल प्रदेश का सामरिक त्रिकोण। ये इलाका सुरक्षा के लिहाज से बहुत क्रिटिकल है। और दीफू दर्रा। जी, ये तीनों बहुत अहम हैं। मुझे दीफू दर्रे की स्थिति ना एक बहुत ही खतरनाक चौराहे जैसी लगती है। ये भारत, चीन और म्यांमार की सीमा के एकदम पास है। आपने बिल्कुल सही शब्द चुना, एक खतरनाक चौराहा। है ना? सुनने में ही टेंशन महसूस होती है। देखिए, भू राजनीति में ऐसे त्रिकोणीय संगम या ट्राई जंक्शन हमेशा से सबसे ज्यादा संवेदनशील होते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जब तीन अलग अलग देशों की सीमाएं एक ही जगह पर आकर मिलती हैं, तो वहां किसी भी तरह की हलचल का सीधा असर तीनों देशों की सुरक्षा पर पड़ता है। दीफू दर्रा उसी फ्लैश पॉइंट पर स्थित है। और अरुणाचल में ही सेला दर्रा और बोमडिला दर्रा भी तो हैं। सेला दर्रे के बारे में कहा जाता है कि ये तवांग जाने का मुख्य मार्ग है और यहाँ साल भर बर्फ रहती है। हाँ, सेला बहुत ऊंचाई पर है। और वहीं बोमडिला दर्रा तवांग को असम से जोड़ता है। पर मेरा एक सवाल है यहाँ पर। पूछिए। अगर सेला दर्रे पर साल भर बर्फ रहती है तो इसे खुला रखने पर इतना जोर क्यों दिया जाता है? क्या कोई और आसान रास्ता नहीं है? यही तो इस पूरे खेल का सबसे क्रिटिकल हिस्सा है। तवांग सामरिक रूप से भारत के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है। सुरक्षा के नजरिए से। बिल्कुल। अगर सेला दर्रा बंद हो जाता है तो तवांग का सीधा संपर्क देश के बाकी हिस्सों से टूट जाता है। अच्छा, तो वो इकलौता लिंक है। हाँ, और बोमडिला वो अहम कड़ी है जो इस दुर्गम पहाड़ी इलाके को असम के मैदानी इलाकों से जोड़ती है। तो मतलब इन्हें खुला रखना एक मजबूरी है? मजबूरी से ज्यादा ये देश की संप्रभुता यानी सॉवरेनिटी का सवाल है। इन दर्रों का खुला रहना सिर्फ यातायात के लिए जरूरी नहीं है। अगर ये दर्रे चोक हो गए तो सीमा पर अपनी पकड़ मजबूत रखना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। बाप रे, मतलब ये सिर्फ रास्ते नहीं है, ये हमारे देश के गले की वो नसें हैं जिन्हें कटने से हर हाल में बचाना है। आपने बिल्कुल सही तरीके से इसे समराइज किया है। खैर, अब तक हमने उत्तर के जमा देने वाले बर्फीले दर्रों, प्राचीन सिल्क रूट और अरुणाचल की संवेदनशील सीमाओं का सफर तय किया। अब यहाँ से कहानी एकदम पलटती है। हाँ, अब हम एक बिल्कुल अलग भूगोल में जा रहे हैं। बिल्कुल। हम हिमालय की बर्फ से निकलकर दक्षिण भारत के हरे भरे उष्णकटिबंधीय यानी ट्रॉपिकल घाटों की ओर चलते हैं, जहां दर्रों का मतलब और माहौल दोनों बदल जाते हैं। हाँ, यहाँ दर्रों की परिभाषा ही बदल जाती है। यहाँ कोई बर्फ नहीं है, लेकिन यहाँ जो दर्रे हैं जिन्हें हम घाट कहते हैं, उनका महत्व हिमालय के दर्रों से जरा भी कम नहीं है। एकदम सही। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट की पर्वत श्रृंखलाएं हिमालय जितनी ऊंची तो नहीं है, लेकिन ये प्रायद्वीपीय भारत के पूरे इकोसिस्टम और अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। मतलब साउथ इंडिया की लाइफलाइन है ये। बिल्कुल। दक्षिण भारत में जो जीवनदायी रास्ते हैं वो इन्हीं घाटों से होकर गुजरते हैं। अगर मैं इसे थोड़ा और आसान भाषा में समझूं तो उत्तर में हिमालय के दर्रे अगर देश की ढाल, हमलों के खिलाफ देश की ढाल है, तो दक्षिण भारत के ये घाट जैसे महाराष्ट्र के थाल घाट और भोर घाट, ये मुंबई जैसे महानगरों की आर्थिक धमनियां या इकोनॉमिक आर्टरीज हैं। ये तुलना बहुत सटीक है। सोचकर देखिए, थाल घाट मुंबई को नासिक से जोड़ता है और भोर घाट मुंबई को पुणे से। अगर पश्चिमी घाट की इन विशाल दीवारों में ये प्राकृतिक दरारें ना होती तो मुंबई का क्या होता? मुझे लगता है मुंबई सिर्फ एक आइलैंड बनकर रह जाता जो देश के बाकी हिस्से से पूरी तरह कटा होता। आपका ये नजरिया बिल्कुल परफेक्ट है। देखिए, पश्चिमी घाट समुद्र तट और दक्कन के पठार यानी डेक्कन प्लाटू का बीच एक बहुत बड़ी और खड़ी दीवार की तरह मौजूद है, एक बहुत बड़ी रुकावट की तरह। हाँ, अब इसे लॉजिस्टिक नजरिए से समझिए। अगर कोई मालवाहक जहाज दुनिया भर का सामान लेकर मुंबई के बंदरगाह पर आता है तो उस सामान को देश के भीतरी हिस्सों में कैसे पहुंचाया जाए? वो दीवार तो पार करनी ही पड़ेगी। बिल्कुल। यहीं पर थाल घाट और भोर घाट गेम चेंजर साबित हुए। अंग्रेजों के जमाने में पहली रेलवे लाइन
इन्हीं घाटों से होकर गुजरी थी। अच्छा, तो रेलवे ने इसे और भी महत्वपूर्ण बना दिया। हाँ, और उसी रेलवे ने मुंबई को एक ग्लोबल पोर्ट सिटी बना दिया। आज भी जब कोई मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर तेज रफ्तार से गाड़ी चलाता है तो वो असल में उसी प्राचीन भोर घाट के रास्ते से गुजर रहा होता है। कमाल है। इनके बिना व्यापार का पूरा पहिया ही रुक जाएगा। ये सच में एक ऐसा पहलू है जिस पर आम तौर पर कोई ध्यान ही नहीं देता। और अगर हम थोड़ा और नीचे केरल और तमिलनाडु की तरफ जाएं तो वहाँ पालघाट दर्रा है जिसे पालघाट गैप भी कहते हैं। पालघाट गैप तो अपने आप में एक अजूबा है। मैंने पढ़ा है कि इसे दक्षिण का सबसे बड़ा दर्रा कहा जाता है और ये दर्रा केवल सड़क और रेल मार्ग ही नहीं देता बल्कि ये वहाँ के मौसम को भी बदल कर रख देता है। जी हाँ, मौसम पर इसका बहुत बड़ा असर है। पर ये कैसे मुमकिन है? मतलब एक पहाड़ों के बीच का गैप मौसम कैसे बदल सकता है? यही तो पालघाट दर्रे की सबसे बड़ी और दिलचस्प खासियत है। देखिए, ये दर्रा कोई छोटा मोटा रास्ता नहीं है। ये पश्चिमी घाट की पर्वत श्रृंखला में लगभग 30 किलोमीटर चौड़ी एक विशाल दरार है। 30 किलोमीटर चौड़ी? बाप रे। हाँ, और ये इतनी चौड़ी है कि ये एक विंड टनल या हवा की सुरंग की तरह काम करती है। विंड टनल वो कैसे काम करता है वहां? जब दक्षिण पश्चिम मानसून की हवाएं अरब सागर से आती हैं ना, तो पश्चिमी घाट उन्हें रोक लेते हैं, जिससे केरल में खूब झमाझम बारिश होती है। हाँ, केरल की बारिश तो मशहूर है। लेकिन ये हवाएं पालघाट दर्रे के इस चौड़े गैप से तेजी से गुजरकर तमिलनाडु के सूखे इलाकों तक भी पहुंच जाती हैं। आहा, तो मतलब ये दर्रा हवाओं के लिए एक बाईपास का काम करता है। बिल्कुल, एक नेचुरल बाईपास। और इसी विंड टनल इफेक्ट की वजह से आज पालघाट दर्रे के इलाके में भारत के कुछ सबसे बड़े विंड फार्म लगाए गए हैं, जहाँ तेज हवाओं से बिजली पैदा की जाती है ना। एकदम सही। और इसके अलावा सदियों से यही वो चौड़ा रास्ता रहा है जिससे होकर केरल के मशहूर मसाले तमिलनाडु और पूर्वी तटों तक पहुंचते थे। मतलब इकोनॉमी और मौसम दोनों को कंट्रोल कर रहा है। हाँ, और इसी के साथ वहां शेनकोट्टा दर्रा भी है जो रेलवे और सड़क मार्ग के लिए बहुत अहम भूमिका निभाता है। ये तो सच में प्रकृति का एक अद्भुत मास्टर स्ट्रोक है। मतलब भूगोल कैसे मौसम और आधुनिक तकनीक को एक साथ जोड़ा है। वाकई ये बहुत ही खूबसूरत तालमेल है। अच्छा, कर्नाटक और केरल के दर्रों की बात करें तो चारमाड़ी घाट है जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए बहुत मशहूर है। हाँ, चारमाड़ी तो टूरिस्ट का फेवरेट है। लेकिन मुझे जिस चीज ने सबसे ज्यादा चौंकाया वो है अगुम्बे घाट। हाँ। इसे दक्षिण भारत का चेरापूंजी कहा जाता है। अगुम्बे घाट की बारिश तो पूछिए मत। मतलब अगर कोई अगुम्बे घाट से गाड़ी लेकर जा रहा तो गाड़ी के वाइपर शायद अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी जंग लड़ रहे होंगे। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। एक ही पर्वत श्रृंखला है, लेकिन कहीं व्यापार की आंधी चल रही है तो कहीं इतनी भयानक बारिश हो रही है। ये माइक्रो क्लाइमेट कैसे बन जाता है? देखिए, अगुम्बे घाट का ये माइक्रो क्लाइमेट ओरोग्राफिक रेनफॉल यानी पर्वतीय वर्षा का एक बहुत ही क्लासिक उदाहरण है। ओरोग्राफिक रेनफॉल ये क्या होता है? जब अरब सागर से नमी से भरी हवाएं आती हैं और पश्चिमी घाट के इन ऊंचे और एकदम खड़े पहाड़ों से टकराती हैं तो उन्हें जबरदस्ती ऊपर उठना पड़ता है। अच्छा, पहाड़ों ने ऊपर धकेल देते हैं। हाँ, और ऊपर उठते ही वो हवाएं ठंडी हो जाती हैं और अगुम्बे जैसे क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश कर देती हैं। ओहो, तो सारा पानी वहीं गिर जाता है। बिल्कुल। इसलिए यह दर्रा सिर्फ एक सड़क नहीं है, ये एक पूरा इकोसिस्टम है जो दुनिया के कुछ सबसे घने और समृद्ध वर्षा वनों यानी रेन फॉरेस्ट को जिंदा रखे हुए है। क्या बात है, एक दर्रा और इतना बड़ा इकोसिस्टम। और आखिर में दक्षिण में तमिलनाडु और कर्नाटक को जोड़ने वाला नीलगिरी क्षेत्र भी तो है, जहां ऊटी के पास के दर्रे पर्यटन के लिए बहुत प्रसिद्ध है। नीलगिरी के दर्रे तो भारत के सबसे खूबसूरत रास्तों में से एक है। हाँ, हिमालय के रोहतांग दर्रे की तरह ही यहाँ भी भूगोल ने लोगों के लिए छुट्टियां बिताने और प्रकृति के करीब जाने का एक बेहतरीन रास्ता खोल दिया है। और हमें ये बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए कि पर्यटन भी किसी क्षेत्र की अर्थव्यवस्था की एक बहुत बड़ी जीवन रेखा होता है। हाँ, इकोनॉमी के लिए टूरिज्म बहुत जरूरी है। ये दर्रे उन खूबसूरत और रिमोट इलाकों तक पहुंचने का इकलौता जरिया है जिनसे वहां के स्थानीय लोगों को रोजगार मिलता है। सही बात है। तो आज की इस लंबी और रोमांचक चर्चा को अगर समेटना हो तो इसका क्या मतलब निकलता है? बहुत सारे मतलब निकलते हैं इसके। हाँ, हमने खारदुंगला की जानलेवा ठंड और ऑक्सीजन की कमी से लेकर अगुम्बे घाट की मूसलाधार बारिश तक का सफर तय किया। एक पूरा स्पेक्ट्रम देखा हमने आज। बिल्कुल, ये दर्रे महज पहाड़ों के बीच की कोई खाली जगह नहीं है। ये वो रणनीतिक पॉइंट है जो तय करते हैं कि हमारी सेना सीमा पर कितनी मजबूत है।
सुरक्षा के लिहाज से ये सबसे अहम है। और ये वो आर्थिक धमनियां भी हैं जिनसे होकर अरबों का व्यापार मुंबई और पूरे देश में फैलता है। और पालघाट जैसी हवा की सुरंगें भी हैं। हाँ, जो मौसम का मिजाज तय करती हैं। और नाथुला जैसे वो प्राचीन रास्ते हैं जिन्होंने सदियों पहले विचारों और धर्म को एक देश से दूसरे देश तक पहुंचाया। आप बिल्कुल सही कह रही हैं, लेकिन इस पूरी चर्चा के अंत में एक ऐसा विचार है जो मैं यहाँ जरूर छोड़ना चाहूंगा। अच्छा, वो क्या विचार है? एक ऐसा सवाल जो हमें भविष्य की तरफ देखने पर मजबूर करता है, क्योंकि चीजें बहुत तेजी से बदल रही हैं। आप किस बदलाव की बात कर रहे हैं? देखिए, इंसान और पहाड़ के बीच की जो लड़ाई है ना, वो अब एक नए दौर में पहुंच गई है। नए दौर में? कैसे? सदियों से हम इन प्राकृतिक दर्रों के गुलाम थे। बर्फ गिरी तो रास्ता बंद, भूस्खलन हुआ तो इंतजार करो। हाँ, हम पूरी तरह से प्रकृति पर निर्भर थे। लेकिन आज आधुनिक इंजीनियरिंग के दम पर हम पहाड़ों के सीने को सीधे सीधे चीर रहे हैं। आपका मतलब टनलिंग से है? बिल्कुल। हमने अटल टनल और सेला टनल जैसी ऑल वेदर टनल्स बना ली हैं। अब पहाड़ों को ऊपर से पार करने की जरूरत ही नहीं है। हम सुरंग बनाकर सीधे उनके आर पार जा रहे हैं। हाँ, ये सुरंगें तो हर मौसम में खुली रहती हैं। और यात्रा का समय भी घंटों कम कर देती हैं। सेना के लिए तो ये सच में गेम चेंजर है। तो ये तो बहुत अच्छी बात है ना? इसमें सवाल कैसा? सवाल इन पुराने दर्रों के अस्तित्व का है। अस्तित्व का मतलब? जरा सोचिए, जब सारा हाईवे और सारा ट्रैफिक इन नई और तेज सुरंगों से होकर गुजरने लगेगा, तो उन ऐतिहासिक दर्रों का क्या होगा जिन्होंने हजारों सालों से इतिहास को दिशा दी है। ओह, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। उन छोटे कस्बों, उन ढाबों और उन मकैनिक की दुकानों का क्या होगा जिनकी पूरी अर्थव्यवस्था ही उन दर्रों से गुजरने वाले थके हारे मुसाफिरों पर टिकी थी। मतलब वो पूरी माइक्रो इकोनॉमी खत्म हो जाएगी। यही तो डर है। क्या ये प्राचीन, खतरनाक और राजसी दर्रे जिन्होंने सिल्क रूट को पनपते देखा, साम्राज्यों को बनते बिगड़ते देखा, क्या वे भविष्य में महज एक टूरिस्ट सेल्फी पॉइंट बनकर रह लेंगे? बाप रे। भूगोल और इंसान की तकनीक की इस जंग में क्या हम इतिहास के कुछ पन्नों को हमेशा के लिए बाईपास कर रहे हैं? उफ, ये सच में बहुत ही गहरा और विचार करने वाला सवाल है। बिल्कुल, इस पर सोचना बहुत जरूरी है। एक तरफ प्रकृति के बनाए वो पुराने दरवाजे हैं और दूसरी तरफ इंसान की मशीनों से बनाए गए नए रास्ते। दीवार तो आज भी वहीं खड़ी है, बस हमारे उसे पार करने के तरीके बदल गए। और शायद उसके साथ उन रास्तों की आत्मा भी बदल रही है। मौका है कि इन पुराने दर्रों का भविष्य आखिर क्या होगा। बिल्कुल। तो इन ऐतिहासिक रास्तों और उनके बदलते भविष्य के बारे में सोचिएगा जरूर। आज की चर्चा में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो देखने की लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।